हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे, पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे संभवहन की मानक एंथैल्पी के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में करेंगे? संभवहन की मानक एंथैल्पी के बारे में बात करने वाले। उससे पहले हम जो बात करेंगे संभवहन की ऊष्मा क्या होती है। देखिए, जब कोई पदार्थ लेते हैं, उस पदार्थ को हम लेते हैं 1 मोल। क्या लेते हैं? कोई पदार्थ है, उसका 1 मोल होता है ना, वो तत्व के निर्माण में क्या होता है? तत्व के निर्माण में जो होती है ना, ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है, ऊष्मा में क्या होता है? परिवर्तन क्या कहलाता है? संभवहन की ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, कोई पदार्थ है, पदार्थ का 1 मोल, ठीक है, 1 मोल तत्व के निर्माण में, तत्व के निर्माण में, ठीक है, ऊष्मा में परिवर्तन क्या कहलाता है? संभवहन की ऊष्मा क्या कहलाता है? संभवहन की ऊष्मा कहलाता है। परंतु जब हम संभवहन की ऊष्मा की बात करें, जब मानक परिस्थितियों के अंतर्गत, मतलब 1 एटमॉस्फेयर दाब और 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर वो ली जाती है संभवहन की ऊष्मा, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मानक संभवहन ऊष्मा या संभवहन की मानक एंथैल्पी उसे कहते हैं। ठीक है, जब संभवहन की ऊष्मा मानक परिस्थितियों क्या होती है? मानक परिस्थितियां 1 एटमॉस्फेयर दाब वे 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऊष्मा क्या कहलाती है? हमारे पास कहलाती है ये संभवहन की मानक एंथैल्पी या संभवहन की मानक संभवहन ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, जो हम मानक परिस्थितियों की बात करोगे, उनके लिए जो तत्व की जो एंथैल्पी होती है वो कितनी होती है? 0। मानक परिस्थिति लिए क्या होगी? एंथैल्पी क्या होती है? 0 होती है, 0 होती है मानक परिस्थितियों के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसको निरपेक्ष ज्ञात करना कठिन होता है, जबकि सापेक्ष ज्ञात करना क्या होता है? आसान होता है। ठीक है ना, इसके अंदर कठिन है, आप नहीं ज्ञात कर सकते हो। निरपेक्ष मान ज्ञात करना कठिन है, जबकि सापेक्ष मान ज्ञात करना आसान है। क्या है? सापेक्ष जब आप मान ज्ञात करते हैं, वो मान ज्ञात करना होता है आसान होता है। इसको जो व्यक्त करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं हम डेल्टा HF के द्वारा व्यक्त करते हैं, डॉट व डॉट के द्वारा इसको। ठीक है, इस प्रकार से व्यक्त। अब देखिए, हम एक उदाहरण समझते हैं। जैसे कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, O2, किसका निर्माण करती है? CO2 का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करती है? CO2 का। और HF का मान वो है -393.5 किलो जूल। अब हम क्या ज्ञात करते हैं? एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात करते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक है, उत्पाद की एंथैल्पी माइनस क्रियाकारक की एंथैल्पी। इसको कैसे लिखते हैं? डेल्टा H बराबर H2 माइनस H1 लिख देते हैं। एंथैल्पी CO2, ठीक है, एंथैल्पी डेल्टा H, सॉरी, यहाँ पर क्या क्रियाकारक 2 है, एक तो कार्बन है
प्लस एक क्या है ऑक्सीजन। इनके लिए इसकी 0 है, जबकि इसकी बात करोगे CO2 के लिए ये है हमारे पास 393.5। ठीक है, ये इसकी 0 है, तो हमारे पास CO2 क्या प्राप्त हो जाती है, एंथैल्पी प्राप्त हो जाती है 393.5 किलो जूल एंथैल्पी है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं 2HI की। I2 ये भी गैस है, क्या निर्माण करती है 2HI का। ठीक है, इसी की भी एंथैल्पी आप याद करते हो तो ये आती है हमारे पास डेल्टा HF हमारे पास क्या आती है किलो जूल आ रही है, क्या आती है 25.94 किलो जूल आ रही है। देखिए हमारे पास दो रिएक्शन है, इन दो रिएक्शनों के अंदर समभवन की जो एंथैल्पी है, एक के अंदर तो हमारे पास कौन सा मान प्राप्त हो रहा है, इसका ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, और एक में क्या प्राप्त हो रहा है, हमें धनात्मक मान प्राप्त हो रहा है। देखिए जब हम ऋणात्मक मान की बात करते हैं, ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है, उसमें से उसमें क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा प्रक्रम होता है, आप लिख लेते हैं। अगर किसी के अंदर ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा है वो होगी उष्मा क्षेपी। अगर किसी में मान धनात्मक प्राप्त हो रहा है तो क्या होगी शोषी। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब इसके अलावा इसमें क्या बात है, पहला ये है जो यौगिक बन रहा है इसके अंदर क्या बन रहा है, यौगिक H2O जल बन रहा है, वो अधिक स्थायी होता है इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत, जिसमें समभवन की अवधि ऋणात्मक होते हैं, इसके अंदर क्या होगा यौगिक अधिक स्थायी। किससे, क्रियाकारक अणु से। कैसे होता है देखिए, जो हम इसकी अगर बात करें ना जल की, जल के अंदर जो HO बंध है ना, ये बंध वो अधिक स्थायी है। किससे स्थायी है, H वे हाइड्रोजन वे ऑक्सीजन बंध से। ठीक है, जो हाइड्रोजन बंध कमजोर है, ऑक्सीजन बंध कमजोर किससे, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मध्य लगने वाले बंध से। ठीक है, अगर कहीं पर धनात्मक मान है जैसे ये रहा, उसके अंतर्गत जो यौगिक होता है ना वो कम स्थायी होता है, वह क्रियाकारक अणु अधिक स्थायी होंगे। जैसे अगर बात करोगे H व I के बंधे जो बंध है, दुर्बल बंध, कम स्थायी, किससे, H व H O2 व I ठीक है, H वह दुर्बल या कम स्थायी होता है। ठीक है, ये क्या होता है अधिक स्थायी, ये क्या होता है अधिक स्थायी। ठीक है, ये अधिक स्थायी होगा, ये कम स्थायी, मतलब जहां पर अगर एंथैल्पी का मान ऋणात्मक है तो वो होता है उसमें क्षेपी, धनात्मक उसमें शोषी, और अगर ऋणात्मक मान है तो वहां पर यौगिक अधिक स्थायी होता है, किससे, क्रियाकारक अणु के द्वारा। अगर धनात्मक मान है वहां पर जो यौगिक है वो कम स्थायी, क्रियाकारक अणु अधिक स्थायी होते हैं। बात करने वाले हम बात करेंगे दहन उष्मा की या हीट कॉम्बिनेशन की बात करने वाले। क्या होती है दहन उष्मा? दहन उष्मा हम उसे कहते हैं जब पदार्थ या कोई यौगिक का हम एक मोल गैस, एक मोल जो ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति के अंदर उसका क्या कराते हैं, दहन करवाते हैं, तब क्या होता है उसमें एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, और वही क्या कहलाता है, वही हमारे पास कहलाता है दहन उष्मा कहलाती है। अगर ये सभी मानक परिस्थितियों के अंदर ली जाए उसे कहेंगे मानक दहन उष्मा कहते हैं। कोई या तो यौगिक ले लेते हैं या कोई पदार्थ, ठीक है, पदार्थ
ऑक्सीजन कौन सा 1 मोल उपस्थिति में क्या कराते हैं, पूर्ण दहन। तो क्या आता है, एंथैल्पी में परिवर्तन। उसको क्या बोलते हैं हम, दहन उष्मा। उसको हम क्या कहते हैं, दहन उष्मा कहते हैं। अगर ये मानक परिस्थिति हो, एक एटमॉस्फेयर वे 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ज्ञात की जाए, उसे क्या कहते हैं, मानक दहन उष्मा। इसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, डेल्टा H0 के द्वारा। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, हमने क्या किया, जो बेंजीन है ना, ये क्या हमारे पास बेंजीन का हमने क्या किया है, 7 ऑक्सीजन के मोल है, उनकी उपस्थिति में इसकी हमने दहन करवाया है। तो हमारे पास क्या मिली, हमारे पास दहन की उष्मा माइनस का 781 किलो कैलोरी मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, 781 किलो कैलोरी मोल मिल जाता है। वाले हम बात करेंगे दहन उष्मा का निर्धारण। दहन उष्मा का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, क्रिया कारक या जो पदार्थ होते हैं उनका दहन कर हम दहन उष्मा का निर्धारण कर लेते हैं। और उसकी दूसरी विधि होती है, प्रयोगशाला में हम विभिन्न विधियों के द्वारा, विभिन्न उपकरणों के द्वारा हम दहन उष्मा का निर्धारण करते हैं। इसी में एक दहन उष्मा से निर्धारित एक उपकरण है जिसको बोलते हैं बम किलोमीटर, बम कैलोरीमीटर कहते हैं। ठीक है, बम कैलोरीमीटर इसको कहते हैं। कैसा होता है, कैसा नहीं होता, किस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहले देखिए इसके अंदर क्या होता है, यह पूरे का पूरा प्लेटिनम क्रूसिबल होता है, ये पूरा क्या होगा, प्लेटिनम क्रूसिबल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक कप होता है, उस कप के अंदर पदार्थ की तुली हुई मात्रा होती है। ये कप है जिसके अंदर क्या होगी, पदार्थ की तुली हुई मात्रा होती है। इससे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड, इनके क्या कहते हैं, विद्युत तरंग, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस कप से जुड़े 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये पूरे एक कप है, इससे जुड़े हुए 2 ये इलेक्ट्रोड है, ये रहे। इनसे जुड़ा हुआ एक तार है जो जलने योग्य, जिसको जलाते हैं। ठीक है, क्या उसे एक जलने योग्य तार है। अब ये जो आपको कप दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर के द्वारा क्या होता है, एक सिलेंडर के द्वारा इसके अंदर कितनी गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन गैस भरी जाती है 25 एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, और इसको क्या बना दिया जाता है, इसको किलोमीटर के रूप में मापित कर दिया जाता है, कैलोरीमीटर के द्वारा इसको मापित कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अगर बाहर आप बात करोगे तो इसमें जल की तुली हुई मात्रा होती है, साथ में एक विडोलक लगा होता है, एक क्या होता है, थर्मोमीटर होता है, जो ताप का मापित करता है। किसका मापन करता है, वो ताप को मापित करता है। अब देखिए, जो हम दहन की बात करेंगे ना, दहन सर्वप्रथम हम उसका करवाते हैं जिसकी हमें उष्माधारिता ज्ञात हो। ठीक है, दहन किसका कराते हैं, दहन उसका करवाते हैं जिसकी उष्माधारिता ज्ञात हो। जैसे बेंजोइक अम्ल, कैसे लेते हैं, हम लेते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या काम लेते हैं, पहले सर्वप्रथम बेंजोइक अम्ल लेते हैं। हम कहाँ फिट करते हैं, वहाँ फिट करते हैं जहाँ पर रुद्धोष्म परिस्थिति आपको देखने मिलती है। पूरा उपकरण वहाँ फिट करेंगे जहाँ रुद्धोष्म परिस्थितियाँ हैं। कहाँ फिट करते हैं, जहाँ रुद्धोष्म परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका दहन करवाना है।
क्या करते हैं हम, दहन करवाना। दहन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जो कप के अंदर जो पदार्थ है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, तार को हम दहन करवाते हैं, बेंजोइक अम्ल का दहन करवाते हैं। किसकी उपस्थिति के अंदर, 25 एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, कप में उपस्थित पदार्थ की सहायता से 25 एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के द्वारा दहन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, दहन करवाते हैं। जब आप दहन करवाते हैं तो इससे क्या होगा, दहन उष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, इससे दहन उष्मा निकलने वाली है। इससे क्या निकलेगी, दहन उष्मा। यह प्रक्रिया हम क्या करते हैं, स्थिर आयतन पर करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, आयतन को स्थिर रखते हैं, आयतन को रखते हैं स्थिर, आयतन को स्थिर रखते हैं, स्थिर रखते हैं। अब क्या होता है, इसका पूर्ण दहन हो जाता है। जब इसका आप दहन करते हो तो क्या हो जाता है, इसका पूर्ण दहन हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण दहन हो जाता है। जब हम स्थिर आयतन की बात करते हैं, आयतन स्थिर है, तब हमारे पास दहन उष्मा कितनी होती है, दहन उष्मा होगी उस समय हमारे पास QV। क्या होती है, QV होती है। ये जो दहन उष्मा है ना, ये क्या होती है, ये जो जल की तुली हुई मात्रा तथा इसकी हम बात करते हैं ना, कैलोरीमीटर होता है ना, उसके द्वारा इसमें अवशोषित कर ली जाती है, या वहाँ पर चली जाती है। कहाँ पर, जल की तुली हुई मात्रा व कैलोरीमीटर के बाद चली जाती है। अब विडोले की सहायता से इसको हम स्थिर करते हैं, तापमान को स्थिर करते हैं और ताप को नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, यह उष्मा कैलोरीमीटर व तुली जल की मात्रा में चली जाती है। फिर विडोलक की सहायता से ताप को स्थिर कर T2 को नोट करते हैं। क्या करते हैं हम, ताप T2 को नोट करते हैं। तो आप भी इतना नोट कर लीजिए, फिर इसमें आगे बारे में बात करते हैं। उसमें क्या होती है, दहन उष्मा वह होगी जो जल तथा कैलोरीमीटर के द्वारा जो ग्रहण की गई उष्मा के बराबर होती है। दहन उष्मा जल व कैलोरीमीटर के द्वारा ग्रहण की गई उष्मा। इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, QV के द्वारा दर्शाते हैं, जो स्थिर आयतन पर है। देखिए यहाँ पर जो हम जो जलाने योग्य पदार्थ ले रहे थे उसका जो अणुभार है, ठीक है, जलाने योग्य पदार्थ का अणुभार हम मानते हैं M वे, उसका वेट क्या होगा, W के द्वारा उसका वेट होगा, वजन। ठीक है, और जो हम कैलोरीमेट्री की बात करते हैं, उसकी सांद्रता SC, उष्माधारिता सांद्रता, और इसका वेट कितना है, वेट है इसका 1 ग्राम।
इसका वेट कितना है 1 ग्राम है। और जल की जब आप बात करते हो, जल को हम W ग्राम के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर QV मतलब स्थिर आयतन है और स्थिर दाब है, उस समय सूत्र क्या होता है, QP इक्वल टू QV प्लस RT डेल्टा N है। क्या है, RT और डेल्टा N है। तो आशा करते हैं आज ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो कमेंट लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर इसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।